तो भारत आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा है। क्या साफ हवा की तरफ जाने वाला रास्ता उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक स्पीड ब्रेकर बन जाएगा? क्या ग्रोथ और साफ हवा दोनों को एक साथ पाना मुमकिन है? आइए, आज इसी दुविधा की परतों को खोलते हैं। तो चलिए एक ऐसे सीन से शुरुआत करते हैं जिसे हम सब रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। शहरों का वो कभी न खत्म होने वाला ट्रैफिक। इनमें से हर गाड़ी एक पर्सनल चॉइस है ना? लेकिन जब ये सब गाड़ियां एक साथ सड़क पर आती हैं, तो ये मिलकर हमारी हवा और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों का भविष्य तय करती हैं। जरा सोचिए, जब कोई नई कार खरीदने का मन बनाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है? क्या सिर्फ गाड़ी की शुरुआती कीमत सबसे जरूरी है, या फिर पेट्रोल पर कितना खर्च होगा, मेंटेनेंस में कितने पैसे लगेंगे, ये सब भी उतना ही मैटर करता है? तो सबसे पहले आइए एक खरीदार के नजरिए से देखते हैं। एक आम इंसान जब कार खरीदने का फैसला करता है, तो आखिर कौन सी बातें उसके फैसले पर असर डालती हैं? तो देखिए, ज्यादातर खरीदारों के लिए ना ये एक बैलेंस बनाने जैसा है। एक तरफ क्विड जैसी कार है जो शुरू में पैसे बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक ज्यादा माइलेज वाली थोड़ी महंगी कार हो सकता है कि लंबे समय में ज्यादा सस्ती पड़े। तो ये हमेशा से ही ना शुरुआती कीमत, फ्यूल पर होने वाला खर्च और मेंटेनेंस, इनके बीच का एक हिसाब किताब होता है। लेकिन हमारी और आपकी ये पर्सनल चॉइस अकेले नहीं होती। इनके पीछे एक अनदेखी ताकत है जो खामोशी से पूरे ऑटोमोबाइल बाजार को एक दिशा दे रही है, और वो ताकत है सरकार की नीतियां। तो आप पर्सनल चॉइस से हटकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स की। तो ये CFA स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल है। ये सरकारी नियम हैं जो कार कंपनियों को एक टारगेट देते हैं। सरकार कहती है, देखिए, इस साल आप जितनी भी गाड़ियां बेचेंगे, उन सब का एवरेज माइलेज कम से कम इतना होना ही चाहिए। ये एक तरह से पूरी कंपनी की सारी गाड़ियों के लिए एक एवरेज रिपोर्ट कार्ड जैसा है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये CFA स्टैंडर्ड्स असल में 1991 से शुरू हुई एक लंबी कहानी का सबसे नया चैप्टर है। एक ऐसा सफर जिसका मकसद भारत की गाड़ियों को लगातार ज्यादा साफ और एफिशिएंट बनाना रहा है। ये धीरे धीरे और सख्त होते नियमों की एक पूरी जर्नी है। और भारत इसमें अकेला नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे अमेरिका, यूरोप और चीन, वो सब भी प्रदूषण से लड़ने और तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ठीक इसी तरह के नियमों का इस्तेमाल करती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार और पर्यावरण की सेहत, इनके बीच की वो सदियों पुरानी खींचतान। इस बहस के सेंटर में दो मजबूत तर्क हैं। एक तरफ है इकोनॉमी का तर्क, जो कहता है कि अगर नियम सख्त हुए तो गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, बिक्री घटेगी और इसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ है पर्यावरण की दलील, जो कहती है कि सख्त नियमों से गाड़ियां ज्यादा माइलेज देंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और हवा साफ होगी। तो एक तरफ जेब है, दूसरी तरफ सेहत। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों अलग अलग रास्ते हों ही नहीं? भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत जैसे एक्सपर्ट्स का यही मानना है। उनका तर्क है कि फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना असल में एक रणनीतिक आर्थिक मौका है। एक ऐसा मौका जो इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है, नई नौकरियां बना सकता है। तो सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है? इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने भारत के लिए 3 संभावित रास्ते, या कहिए कि 3 अलग-अलग भविष्य तैयार किए हैं। पहला रास्ता है रेफरेंस सिनेरियो, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो, कोई नया बदलाव नहीं। दूसरा है मॉडरेट टाइटनिंग, यानी नियमों को धीरे धीरे संभलकर सख्त किया जाए। और तीसरा है इंटेंस टाइटनिंग, जिसमें काफी तेजी से और अग्रेसिव तरीके से बदलाव लाए जाएं। और ये टेबल उस मुश्किल चुनाव को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, जैसा चल रहा है चलने दो वाला रास्ता शॉर्ट टर्म में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा है। वहीं तेजी से बदलो वाला रास्ता पर्यावरण के लिए बेस्ट है। और जो संभलकर आगे बढ़ो वाला रास्ता है, वो इन दोनों के बीच कहीं संतुलन बनाता है। ये सीधा सीधा आज के फायदे और कल की सेहत के बीच का एक चुनाव है। तो पर्यावरण को फायदा कितना बड़ा हो सकता है? अगर सबसे सख्त नियमों वाला रास्ता चुना जाता है तो भारत 2030 तक करीब 3800 मिलियन लीटर पेट्रोल बचा सकता है। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इसका असर हमारी हवा की क्वालिटी और तेल के इंपोर्ट बिल दोनों पर पड़ेगा। लेकिन उस सवाल का क्या जो सबको परेशान करता है, नौकरियों का क्या होगा? अब ये इंटरेस्टिंग है।
हैरानी की बात है कि संभल कर आगे बढ़ो वाले रास्ते में भी करीब 2.64 करोड़ नौकरियां बनने का अनुमान है, और ये जैसा चल रहा है चलने दो वाले रास्ते से सिर्फ थोड़ा ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था पर असर शायद उतना बुरा ना हो जितना डर जताया जा रहा है। तो इन सारे आंकड़ों, तर्कों और सिनेरियोज का निचोड़ क्या है? भारत के सामने जो ये मुश्किल फैसला है, उसका सार क्या है? तो निचोड़ ये है, पहली बात, हाँ, सख्त नियम गाड़ियों को महंगा करेंगे और बिक्री की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इंडस्ट्री की कमाई और रोजगार हर सिनेरियो में बढ़ने का ही अनुमान है। तीसरी बात, पर्यावरण को फायदा तो होगा, लेकिन इसका असर दिखने में वक्त लगेगा। तो सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जो बीच का रास्ता है, यानी संभल कर आगे बढ़ने वाला, वो शायद सबसे अच्छा बैलेंस बना सकता है। तो फिर इसे सही तरीके से लागू कैसे किया जाए? रिपोर्ट इसके लिए कुछ रास्ते सुझाती है, जैसे पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को तेजी से सड़कों से हटाना, खरीदारों को जागरूक करना ताकि वो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां चुनें, हमारे वर्कफोर्स को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना और छोटी ऑटो कंपनियों की मदद करना ताकि वो भी इस बदलाव का हिस्सा बन सके। और आखिर में ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है। साफ हवा की एक कीमत होती है। सवाल ये नहीं है कि कीमत है या नहीं, सवाल ये है कि भारत अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। और इसी सवाल का जवाब देश के विकास और सेहत दोनों की आने वाली कहानी लिखेगा।